नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। शाम के 4 बज गए हैं। एनडीटीवी के साथ इस वक्त आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। बजट में कल जब ये पेश किया गया बजट, तो उसे कुल मिलाकर सरकार ने गरीबों के हितों का बजट बताया। कई सारे नई नई योजनाओं का इस बजट के अंदर आवंटन किया गया। इन योजनाओं की घोषणा की गई। कुछ नई चीजें भी, मिडिल क्लास को राहत देने वाले टैक्स स्ट्रक्चर की भी बात की गई। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि किसानों के, मजदूरों के और गरीबों के हित का यह बजट है। लेकिन सरकार ने जब आवंटन कई सारी चीजों में बढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है उसका जो पैसा है, यानी कि बजट में अगर किसी चीज के अंदर पैसा बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं से तो कटौती करके ही बढ़ाया गया होगा। उन सब बिंदुओं में एक प्रमुख बिंदु जो है, जिसके ऊपर विपक्ष भी हमलावर है, वो है मनरेगा में जो बजट में कटौती हुई है। मनरेगा का जो एलोकेशन होता है, यानी कि मनरेगा के लिए जो पैसा अलग रखा जाता है, उसके लिए जो कटौती की गई है। 2023-24 में 61,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने मनरेगा के लिए रखा है। अब इसकी तुलना अगर 22-23 से, यानी कि पिछले साल से करें, तो वो जो बड़ा एक, जिसको अंग्रेजी में शार्प डिक्लाइन कहते हैं, यानी कि बहुत जबरदस्त इसमें गिरावट देखी गई है। क्योंकि 2022-23 में करीब 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे मनरेगा के लिए। तो अगर पिछले साल से आप तुलना करें तो करीब 34% जो है मनरेगा का जो बजट है वो कम कर दिया गया है, उसमें कटौती कर दी गई है। ये जो मनरेगा का बजट है, इसे समझने के लिए, क्योंकि सरकार कह रही है देखिए नेचुरल प्रोसेस है, इसको डिमांड के हिसाब से बढ़ाया घटाया जाता है। तो अगर मोदी सरकार के मनरेगा को अलॉटमेंट को लेकर पिछले बीते कुछ सालों की अगर बात करें, तो 17-18 की में अगर हम बात करें तो इससे भी कम, यानी कि 55,166 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वहीं 2018-19 में मनरेगा को लेकर करीब 61,815 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ये कोविड से बिल्कुल एक साल पहले वाली स्थिति है। और फिर कोविड आता है, तो 19-20 में 71,679 करोड़, और फिर 20-21 में जब कोविड बिल्कुल पीक पर है, तो सरकार ने 1,11,170 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। जबरदस्त उछाल इसमें आया था। उसके कारण यही बताए जा रहे थे कि लोगों की नौकरियां छूट गई, लोग अपने अपने गांव वापस चले गए, वहां पर उनको रोजगार की सुविधा दी जा सके। इस वजह से मनरेगा में आवंटन बढ़ा दिया गया था 20-21 में। 21-22 में थोड़ा कम करके 98,468 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। उसके बाद फिर यह घटा 22-23 में, जिसको 73,000 करोड़ कर दिया गया। और इस बार सरकार ने करीब 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो मनरेगा का बजट है। इस पर सरकार का तर्क क्या है? क्योंकि विपक्ष हमलावर है। वो कह रहा है कि देखिए, सरकार जो है वो गरीबों के लिए जो एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तौर पर मनरेगा को लेकर आया गया था, उसको सरकार छीन रही है। स्थिति अभी भी बेहतर हुई नहीं है। पर सरकार का इस पर लॉजिक क्या है? क्यों ऐसा सरकार ने किया? इस पर हमारे जो सहयोगी हैं, उन्होंने वित्त सचिव टीवी सोमनाथ से बात की और उन्होंने बताया कि मनरेगा में आवंटन में कटौती जो है उसके कारण क्या है। मनरेगा एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, एक सेफ्टी नेट है। मतलब जिसको नॉर्मल मेथड्स में काम नहीं मिल रहा है, वो मनरेगा में आके काम कर सकता है। तो ये एक डिमांड बेस्ड स्कीम है। जो लेवल ऑफ डिमांड 2020 में था वो 21 में नहीं था, जो 21 में नहीं था वो 22 में नहीं है। और अब इकोनॉमी के ग्रोथ का रफ्तार बढ़ रहा है। इन स्कीम्स के बजट प्रोविजंस बहुत बड़े मात्रा में बढ़ा दिया है हमने। तो इस वजह से भी डिमांड का रिडक्शन होने का संभावना है। तो ये आपने सरकार का तर्क था कि भाई मनरेगा जो है, अब क्योंकि डिमांड नहीं है, कोविड की स्थिति थोड़ी वापस चले गई, सरकार तो कह रही है कि पूरी तरह रिकवरी में हम आ गए हैं और अब आगे बढ़ने की बात हो रही है, तो इस वजह से मनरेगा में इतना ज्यादा पैसा आवंटित करने की आवश्यकता है नहीं। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा कि जब मनरेगा बजट को बढ़ाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तब बजट में कटौती समझ के परे है। एक बार फिर बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है कि वो गरीब और मजदूर विरोधी सरकार है। इस पर
जो आरएलडी के अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उन्होंने भी सरकार पे हमला बोला और कहा 2023 के आम बजट में मनरेगा आवंटन में भारी कमी की गई है। सरकार ने मात्र 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मनरेगा पर जो आश्रित ग्रामीण भारत के गरीब मजदूर हैं, उनके लिए इस बजट में क्या है? ये जो पूरा मनरेगा को लेकर हंगामा है, ये आप इस बात से भी समझिए कि सरकार कह रही है कि अब जो डिमांड है वो कम हो गई है। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा याद दिलाना चाहता हूं, और ये आंकड़ा है सीएमआई का, जो दिसंबर 2022 में आया था। अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि बेरोजगारी का ये आंकड़ा था। कुल मिलाकर इसने बेरोजगारी की जो दर थी वो 10% पर आंकी, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो अर्बन बेरोजगारी है, ओवरऑल 2022 में पूरे साल में 8.3% पर बेरोजगारी आंकी गई, और अर्बन यानी कि शहरों में 10%, गांव में 7.7%, यानी कि रूरल एरियाज में 7.7%, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में आंकी गई है। हम उससे सिर्फ एक महीना आगे बढ़ पाए, और सरकार का यह कहना है कि ये जो 7.7, ये बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े के हिसाब से सरकार को ये लगता है कि चीजें संभली हैं, चीजें बेहतर हुई हैं, इस वजह से मनरेगा में जो आवंटन है उसे कम कर दिया गया है। इस साल के बजट में ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना जो है उसको अब भी हैं, और तमाम जो एनालिसिस कर रहे हैं लोग, उनका कहना है कि एक लोक लुभावन बजट है। मिडिल क्लास को भी राहत दी गई है, 7 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा न्यू रिजीम वाले। लेकिन मनरेगा के तहत जो पैसा दिया जाता है, मनरेगा हम सब जानते हैं वो स्कीम है जिससे गांव में जो लोग हैं, लेबर हैं, उनको काम मिलता है। जो मनरेगा स्कीम है उसके बजट में भारी कटौती की गई है। जो पिछले साल 81,000 करोड़ रुपए था, वो इस साल घटा करके उसको 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो कि 4 साल में सबसे कम है। यानी जो लोग जिनको काम मिल रहा था उसके बजट में कटौती की गई है। और ये काम भी आपको बताएं कि मांग के अनुसार होता है। जो गांव में लोग रह रहे होते हैं, जो गांव वाले रहते हैं, वो ग्राम पंचायत से काम मांगते हैं, और उसके बाद ग्राम पंचायत उनको काम देती है, और उसके बाद पैसे दिए जाते हैं। तो इस बार जबकि वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने काम मांगा है, और सरकार काम दे भी रही है, लेकिन फिर भी बजट में इतनी कटौती क्यों की गई? हम यहाँ पर ग्रेटर नोएडा की एक लेबर चौक में, जहाँ तमाम मजदूर हैं जो अपने गांव से सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनके गांव में मनरेगा के तहत काम नहीं मिल रहा था, तो मजदूरी करने के लिए यहाँ। अगर हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोग परेशान रहे, ये लोग जो आसपास खड़े हुए पैदल अपने घरों को भी, अगर वहाँ काम नहीं मिला तो वापस आए शहर में। उन सबके पास जॉब कार्ड भी है, ई श्रम कार्ड भी है। पहले तो अपना कार्ड दिखाइए आप। ये आपके पास है कार्ड। आपका नाम क्या है? दयाराम। कार्ड दिखा दीजिए जरा। ये देखिए, ये आपका ई श्रम कार्ड है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। आपका नाम बताया आपने? दयाराम अहिरवार। दयाराम, कहाँ से हैं आप? प्रकाश मौरी। हाँ, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं। आपने मनरेगा में काम किया है? पहले किया था, 4-5 साल पहले मिलता था काम। मिलता था काम, तो अपने गांव में काम कर रहे थे? हाँ, कुछ दिन किया। तो यहाँ क्यों आए फिर? का मिलता, आप नहीं मिलता काम तो कहाँ से क्या करें? वहाँ काम नहीं मिल रहा था? नहीं है काम, आई नहीं है वहाँ। वहाँ काम नहीं मिल रहा, तो आपने ग्राम पंचायत को बोलते थे कि आपको काम चाहिए? अरे तो बोला खूब, जब पूरे गांव को थोड़ी लगाएगा। 100 आदमी का कार्ड बने, 10 आदमी 20 आदमी का काम निकलेगा तो 10-20 को लगाएगा, 100 को थोड़ी लगा लेगा। तो आपको काम नहीं मिल पा रहा था? हाँ, वहाँ पे काम नहीं मिल पा रहा है, भागाई बाहर। तो अब यहाँ पर आए हैं। हाँ, तो तो यहाँ पर क्या आपको काम मिल पा रहा है? नहीं, यहाँ भी नहीं मिल रहा। 10-10, 15-15 दिन में एक दिन 2 दिन काम मिलता है। मेरा नाम बहादुर है। कहाँ से हैं आप? महोबा, महोबा से, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश। आपने मनरेगा में काम किया था अपने गांव में? जी करा था सर, 2 साल पहले। 2 साल पहले आपने मनरेगा के तहत काम किया था। आपका जॉब कार्ड तो बना ही होगा मनरेगा के हाँ, तहत काम किया। बना हुआ है। तो आप ये बताइए कि मनरेगा के तहत आपको काम नहीं मिल रहा है गाँव में? नहीं, हाँ, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है काम। नहीं। तो क्या हालात हैं आपके, बताइए अपने हालात। हालात ये है कि काम धंधा ना शहर में या ना गाँव देहात में। आप आदमी बैठे पड़ा है, किसी तरह रोटी की जुगाड़ कर रहा है। 2 रोटी के लिए पता नहीं क्या करना पड़ता, वो भी नहीं मिल रही है। मजबूरी, मैडम भी काम करती है, हम भी काम करता हूँ सर। अब वो कमाती हैं और न्यूज़ हम भी कमाते हैं। आपकी पत्नी क्या काम करती हैं? सर एक्सपोर्ट में अच्छा, मशीन चलाती सर। मशीन चलाती, दोनों लोग मेहनत मजदूरी करके मजदूरी करे। 4 बच्चे अपने पढ़ा रहा हूँ सर। वो गाँव में नहीं मिल रहा है तो क्या अपने यहाँ पर कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। मिलेगा तो सही है, ना तो अपने काम तो कर रहा हूँ। ठीक है, रुकिए, आप लोग और बात करते हैं। आप आइए, आप आइए। आपका नाम क्या है?
सर मेरा नाम विकास है। आपके पास जॉब कार्ड है आपके पास? जी सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। क्या आपको मनरेगा के तहत काम मिल रहा था आपके गांव में? मिल रहा था सब, हाँ, फिर अब बंद हो गया। अब बंद हो गया। जी, तो आप जब मिल रहा था काम तो गांव में थे आप? गांव में ही था। तो आप यहाँ क्यों आए फिर? सर काम नहीं मिल रहा था वहाँ पे, तो क्या करता है, भागना पड़ा वहाँ से। भागना पड़ा। जी सर, तो यहाँ क्या हालात है? यहाँ पे भी सर बुरा हालत है, काम नहीं मिलता है कहीं पे भी। जिसके जो कारीगर है उसी के लिए मजदूरी है, जो अनपढ़ है, जो कारीगर नहीं है उसके लिए नहीं है। लेबर के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ, जो काम करने लायक है, कारीगर है, उसके लिए काम है। ऐसे कारीगर के लिए काम नहीं है। कारीगर के लिए काम नहीं है। हाँ। आपने सुना एक भाई साहब मध्य प्रदेश से थे जिनके पास जॉब कार्ड है। आप यूपी के मैनपुरी से, इनके पास जॉब कार्ड है, काम नहीं मिल रहा मनरेगा के तहत। आप बिहार से हैं, इनको काम मिला है, अच्छी बात। उन्होंने बताया कि 90 दिन को काम मिला है, लेकिन 9 महीने काम नहीं मिला तो ये यहाँ पे मजदूरी करने आए हैं। ये बलिया में काम करते थे मनरेगा के तहत, इनको काम नहीं मिला तो यहाँ पर काम करने आए हैं। ऐसे ही तमाम वो लोग हैं जिनको अपने गाँव में काम नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ आकर के मजदूरी कर रहे हैं और यहाँ भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। जो आपको बताएं, जो मनरेगा स्कीम है, इसके तहत जो गांव में लोग रहते हैं वो बताते हैं कि वो काम करना चाहते हैं। जितनी मांग होती है उस हिसाब से सरकार काम देती है और हर साल जो है काम मांग रहे हैं लोग। इस साल, पिछले साल जो निकला है उसमें भी लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों ने काम मांगा है मनरेगा के तहत। सरकार ने भी उसकी आपूर्ति की। बताएं आपको, जनवरी महीने तक 5 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिए भी हैं। लेकिन जब इतना हर साल डिमांड बढ़ती जा रही है काम की, तो इस बार बजट क्यों कम किया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि उनका काम है वो पैसा देना है और काम देने की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है। तो काम राज्य सरकार को देना है, उसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल हमने इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की कि कैसे वो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं जिनको अपने गांव में मनरेगा के तहत काम नहीं मिला, इसलिए वो शहर में आए हैं और उसी मनरेगा में बजट काट दिया गया है। लगभग 1/3 का बजट कम किया गया है, जिससे इन लोगों की जो आजीविका है उस पर असर पड़ सकता है। सहयोगी करण पात्रा और अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो ये रिपोर्ट जो थी, ये बात थोड़ी समझाने के लिए थी कि मनरेगा की आवश्यकता अभी कितनी ज्यादा है, क्योंकि सरकार बार बार ये बात कह रही है कि डिमांड अब कम हो गई है, मजदूर अब वापस आ गए हैं। जब गांव में काम ही नहीं मिलेगा तो मजदूर बेचारे मजबूरी में आएंगे ही वापस, शहरों के अंदर खड़े होंगे, 15 दिन में एक बार उन्हें काम मिलेगा, जिस तरह से ये रिपोर्ट आपको बता रही थी। तो ये जो आंकड़े हैं ये थोड़े चिंतित करने वाले आंकड़े जरूर हैं। अब कुल मिलाकर सरकार की सोच एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या कहीं ना कहीं जमीनी सच्चाई जो है उसको थोड़ा ढकने की कोशिश की गई है, ये बात कह के कि मनरेगा में आवंटन की इतनी खास आवश्यकता नहीं है। इस पर फटाफट थोड़ी बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ अर्थशास्त्री जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सीए अमन चूक साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ प्रवीण झा साहब जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं झा साहब, प्रोफेसर साहब, ये जो पूरी अभी हम लोगों ने रिपोर्ट भी दिखाई और कुछ आंकड़े भी जो हम लोगों ने दिखाए कि किस तरीके से मनरेगा में कम से कम मोदी सरकार में आवंटन वैसे ही थोड़ा कम होता जा रहा था, कोविड के दौरान ये आवंटन काफी बढ़ाया गया और अब फिर से प्री कोविड लेवल पर आवंटन आके खड़ा हो गया है। सरकार कह रही है डिमांड, क्योंकि अब रिकवरी बिल्कुल हो चुकी है, अब आगे बढ़ने की बात है। मजदूर जो हैं गांव में इतने ज्यादा हैं नहीं, बेरोजगारी ऐसी दिख नहीं रही, इस वजह से हमने एलोकेशन को कम कर दिया है। जी, ये पूरी तरह से जैसा आपकी चर्चा से स्पष्ट हुआ और सौरभ ने जो ग्राउंड रिपोर्ट दिया है, ये इसको कहेंगे कुतर्क है। कुतर्क इसलिए है कि पहली बात तो बहुत स्पष्ट है कि जमीन पे मांग है, ऐसा नहीं है कि मांग नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे आपने बताया, अगर वो 7% के आसपास होगा तो मांग तो होगी ही होगी। उसके अलावा सीधी सी बात है, कुतर्क इस तरीके से भी है कि आपको एलोकेट करने में क्या जाता है, खर्च तो तभी होगा ना जब डिमांड होगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि आपकी समझ से जो है इसकी जरूरत कम पड़ गई है, तो जो बाकी आंकड़े हैं उसको देखते हुए, एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है, इस सबको मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब का जो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, सर थोड़ा सा आपकी लाइन में दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ा सा सुधार के एक बार दोबारा मैं आपके पास वापस आता हूं। पर चूक साहब, सरकार ये जो पूरी बात कही जा रही है कि देखिए डिमांड कम हो गई है, कोविड के बाद रिकवरी अब हो गई है, इस वजह से जो एक ग्रामीण
रोजगार गारंटी स्कीम समझ लीजिए मनरेगा जो जिस तरह की है उसमें आवंटन की इतनी आवश्यकता है नहीं सर। लेकिन आंकड़े जो हैं 2022 के ही अगर दिसंबर की हम बात करें, सीएमआई का आंकड़ा कहता है कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 7.7% है। आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी जहां पर वो मजदूर बेचारे परेशान होकर अपने गांव छोड़ के इस वजह से आ रहे हैं कि वहां नौकरी नहीं मिल रही और शहरों में भी उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी डिमांड है नहीं मनरेगा की और लोगों को वहां काम नहीं दिया जा सकता। तो पहले तो नमस्कार है जी, जय हिंद है। हम इसको जरा यूं समझ, आपने जैसे सीएमआई का डाटा का बात करी, वो 1,74,000 हाउस होल्ड से डाटा लिया जाता है। 2018 से इन्होंने प्रथा शुरू करी, जो कि इस टाइम पे ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें 23% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट गया था हिंदुस्तान का, जो कि अब वापस 7% के करीब आ गया है। सीएमआई के डाटा को अगर साइड पे रखें, 1991 से लेके टिल डेट अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें हिंदुस्तान की, ऑन एन एवरेज 5.5 से 6.5% रही। इसको मैं थोड़ा साइड पे रख के अब मैं एक दूसरी तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। पूरा जो वर्ल्ड की इकोनॉमी के तहत जो हिंदुस्तान है, वो ऑफशोरिंग और टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएशन के कारण ही इमर्जिंग इकोनॉमी से वर्ल्ड की सुपर पावर बन सकता है। ये ऑफशोरिंग से साथ में टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएशन करने के लिए आप ये समझिए, आपने जो भी रिपोर्ट भी दिखाई सौरभ जी की रिपोर्ट, उसमें उस आदमी ने कहा कि जिसको स्किल है, जिसको कुछ करना आता है, उसको नौकरी मिल जाती है, चाहे रूरल में हो चाहे अर्बन में। यानी कि जो अनस्किल्ड है उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और मेरे को लगता है गवर्नमेंट का यही सोचना है कि धीरे धीरे करके ये जो रूरल इंडिया में जो लोग हैं उनको अगर फ्री में पैसा या मिनिमम 100 दिन की एम्प्लॉयबिलिटी मिलती रहेगी तो वो हिलेंगे नहीं। और आप देखें आंकड़ा, 19 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने 100% से ज्यादा अपना खर्चा किया है बजट के दौरान मनरेगा के तहत, जो कि फिगर अच्छी नहीं है। इसी के तहत मेरे को लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने स्टेप्स उठा रही है, इसके तहत पहला, रूरल एरिया में अगर कोई काम करना चाहता है उसके लिए एग्री टेक की तरफ मेरे को लगता है व्यवसाय बनेंगे, जिसमें इन्होंने इस बार एग्री के तहत एग्रीगेटर फंड बनाया है, जिसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको एक तरह से स्किल दिया जाएगा। नहीं, जो हम ये बातें कर रहे हैं सर, ये क्योंकि सुनने में अच्छी लगती है कि इसमें इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाएगा, गांव में सडनली बहुत सारी एग्रीकल्चर को लेकर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। सर ये बातें हम लोग सिर्फ मोदी सरकार में नहीं, हम मतलब इससे पहले की सरकारों में भी सुन रहे हैं किस तरीके से तकनीक लेके आई जाए। किसानों की, गरीबों की जो पूरी अभी उनकी स्थिति है वो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि जमीन आसमान का उसमें फर्क आ गया। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्किल्ड लेबर की तरफ हमें बढ़ना होगा, सरकार को भी ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि लोगों को स्किल करा जा सके। इसी वजह से मतलब आश्रित होने की जगह हम जनरेशन की तरफ बढ़ें तो हमारी इकोनॉमी के लिए और ज्यादा बेहतर है। लेकिन अभी की यथास्थिति को देखते हुए ये सारी बातें कहना कि ऐसी जॉब्स बनेंगी, ऐसा स्किल होगा, जो आज ये गरीब आदमी खड़ा है जो इस बात को कह रहा है कि जी मुझे तो सिर्फ फावड़ा लेकर खुदाई करनी आती है, तो क्या सरकार उसको छोड़ देगी? मैं 30 सेकंड और लूंगा इसी में जी। जहां एक तरफ मैं ये कह रहा था कि अगर रूरल एरिया में कोई रहना चाहता है उसको एग्री के साथ टेक्नोलॉजी, एक तो वो हो गया। फिर भी अगर कोई अनस्किल्ड आदमी है, जो आपने जिक्र किया, उसके लिए तभी तो आवास योजना में ऑलमोस्ट 66% का इंक्रीज किया गया। साथ में जो ये सड़क योजना है वहां पे कांस्टेंट बजट रखा गया, क्योंकि वहां पे एलोकेशन या एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हुआ। तो यानी कि वहां पे अनस्किल्ड लेबर को एक तरह से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। साथ में टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में जो एमएसएमईज हैं, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में हैं, जिनको एक फर्दर क्रेडिट गारंटी दी गई है, वो इसीलिए ताकि अनस्किल्ड लेबर वहां से माइग्रेट होकर उस तरफ भी जॉब ले पाए। ठीक है। प्रोफेसर झा, आप सुन रहे थे, चुग साहब की बात भी आप सुन रहे थे, जो जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि सरकार का जो पुश है वो इस तरफ है कि जो एक तो जो रूरल लेबर है उसको डाइवर्सिफाई करा जा सके, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर ना हो कि सिर्फ वो फावड़ा लेकर खुदाई का काम कर सके, उसको और जगह पर भी मौका मिले। और साथ ही साथ सरकार ने अगर मनरेगा में थोड़ा बजट कम भी किया है तो अपनी बाकी जो स्कीम्स हैं जिनका रूरल एम्प्लॉयमेंट पर जिनका फर्क पड़ सकता है, चाहे वो सड़क बनाने की स्कीम्स हो, चाहे बाकी और एमएसएमई की जैसे उन्होंने बात कही, तो सरकार ने कहीं ना कहीं इन बातों का ध्यान रखा है कि जो सबसे गरीब आदमी है उसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ ना पड़े, उसके लिए ऑप्शंस बने रहे। नहीं, आप बजट के आंकड़े को आपने मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत गंभीरता से उसको देखा है। पहली बात तो ये देखिए ना, जो ओवरऑल फिस्कल एनवेलप है उसका क्या हुआ। जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है रियल टर्म्स में वो घट गया है। एग्रीगेट रियल एक्सपेंडिचर जो है, नॉमिनल एक्सपेंडिचर जो है 45 लाख करोड़ से रिवाइज्ड एस्टिमेट में ये जो था 41.9 लाख करोड़ था।
रियल टर्म्स में क्या हुआ, अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो घट गया ना। इसमें जो है अधिकतर स्कीम्स, और इसका जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है किसमें गया है, 3.3% ऑफ जीडीपी जो है वो 10 लाख करोड़ के आसपास कहाँ गया है, आप सबको पता है, कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना। तो अगर आप इन चीजों को देखें, जैसे भी होगा वो नीचे से उन लोगों को तय करना पड़ेगा। तो जो रूरल इलाके, मतलब ग्रामीण भारत में जो है, रूरल एरियाज में जो एक्सपेंडिचर है, ये कहना कि वो बढ़ गया है वो काफी गलत होगा। 20 फ्लैगशिप स्कीम्स को मैंने देखा है, उसमें रियल टर्म्स में या तो वो घटा है या वही है। बस 2-3 स्कीम है जिसमें बढ़ा है, जैसे आवास योजना है, जल जीवन मिशन है, इसमें बढ़ा है। दूसरा क्या होता है कि स्किल और ये सब देखिए, एक तो एजुकेटेड यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में कितना है, 30% के आसपास। उनके पास तो स्किल्स है ना, क्यों नहीं उनको काम मिल रहा है, क्या समस्या है वहां पर? ये कह देना कि साहब आप थोड़ा स्किल दे दीजिए, थोड़ा, उस सबको आपको इंटीग्रेटेड ढंग से लेके चलना होगा। और जो भी डाइवर्सिफाई करने की स्थिति में है, एक जॉब से दूसरे में, एक जगह से दूसरे में, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। यहां तो जीवन मरण का सवाल है, बिल्कुल ये चीज है। और दूसरा ये कहना कि जो ये भी एलोकेशन जो है 89,000 करोड़ जो रिवाइज्ड एस्टिमेट में था, घट के 60,000 करोड़ पे आया। ठीक है, एक्चुअली ज्यादा घटा है। कैसे ज्यादा घटा है? क्योंकि बैक वेजेस जो हैं, जो पेंडिंग ड्यूज हैं, जो सेंटर को स्टेट्स को देना है, वो तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास आ जाता है जी। अगर आप देखिएगा तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर उसको लेके आप देखिएगा तो एक्चुअली कंप्रेशन और भी ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। और ये जो चुग साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सरकार का जो पूरा अजम्पशन है वो इस बात पे है, या इस तरह एक पिक्चर बनाने की कोशिश की गई है, बिग पिक्चर, की हमारी पोस्ट कोविड रिकवरी पूरी हो गई है। और ये बात हम तब कर रहे हैं जब हम ना तो अभी प्री कोविड, क्योंकि प्री कोविड भी ऐसा नहीं था कि हमारी इकोनॉमी 8% से ऊपर पे ग्रो कर रही थी, जो हम ये मान के चले कि उसकी रिकवरी अभी हो जाएगी। आईएमएफ ने भी हमारा थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन है जीडीपी के, वो भी थोड़े से कम करे हैं। और सरकार जो है वो ये मान के चल रही है कि जो अभी भी इंटरनेशनल जो जिस तरह का रिसेशन की बातें हो रही हैं, जो एक अनसर्टिनिटी बनी हुई है यूक्रेन और रशिया की वॉर को लेकर, ऑयल प्राइसेस को लेकर, उन सबसे इंसुलेट करने के बाद हम इस साल एक जबरदस्त रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, आपने खुद ही आपका जवाब दिया, वर्ल्ड की इस टाइम पे 2% से बढ़ने की कतार पे है। जो 2020 से पहले का समय था वो वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन था, 2020 के बाद का समय है स्लोबलाइजेशन का। स्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में, जहां यूएस जो $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा रही है, यूके $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, जापान ऑलरेडी रिसेशन में खड़ा हुआ है, यूरोप $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी रिसेशन में। अगर हिंदुस्तान फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी बन चुका है, अभी मैं बनने की बात नहीं कर रहा, बन चुका है, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि हम अगले 10 साल में डबल ऑफ द जीडीपी हो जाएंगे, 7.5 ट्रिलियन, तो यह अपने आप में क्रेडेंशियल है हिंदुस्तान का कि जो 10 लाख करोड़ जो इस बार जो इन्होंने कहा, जिक्र किया झा साहब ने, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ हमने खर्चा किया या करेंगे, यही तो रॉबस्टनेस है हमारे बजट की, यही तो हमारे हिंदुस्तान को कंजम्पशन ड्रिवन से इन्वेस्टमेंट ड्रिवन की तरफ मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा। रही बात एब्सोल्यूट टर्म्स में, जब आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, जो पहले 7.5-8% होता था, उस जमाने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम नहीं देखते थे। 2014 से पहले हम WPI को देखते थे, और उस जमाने अगर हम CPI देखें वो 13-14% पे था, यानी कि नेगेटिव रियल जीडीपी ग्रोथ रेट थी। 2014-15 के बाद जब हमने CPI को अडॉप्ट किया, उसके बाद हमारी आप देखें रियल जीडीपी ग्रोथ स्टोरी है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ में हमेशा जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ महंगाई का दर, जो कि सही वाला CPI था, उसको हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। झा साहब, मैं अंत में बस आपसे इस पर जवाब चाहूंगा, जिस तरह से चुग साहब बता रहे हैं कि हम, और सही बात भी है, आप कोई भी IMF के, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े उठा के देखिए, इंडिया को अभी भी एक ब्राइट स्पॉट की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो आसपास पूरी दुनिया में जो हालात हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत का जो इंटरनल कंजम्पशन है, जो डिमांड ड्रिवन ग्रोथ है, वो उसको इंसुलेट करती है। तो ऐसे में क्यों ना सरकार, जो जिस तरह के सरकार का जो आर्गुमेंट है कि देखिए हम टुवर्ड्स ग्रोथ अगर हम जा रहे हैं, और उसका फायदा पूरे निचले तबके तक भी मिलेगा, हमारी स्कीम्स का फायदा निचले तबके तक भी मिलेगा, तो क्यों सरकार की इस जो ये बात है, इसमें आपको कोई संशय है? नहीं, अंकित, जो आपने कहा,
सीधी सी बात यह है कि अगर आप पिछले 40 साल को देखें जी। तो चीन और हिंदुस्तान 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज रहे हैं, तो कोई आज की बात तो है नहीं है। ये 40 साल से है ऑन एन एवरेज। अगर एवरेज ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो ये दोनों जो बड़ी एशिया की इकोनॉमीज हैं वो रही है। मूल बात ग्रोथ रेट हमारा नेगेटिव था 2014 तक। बात बताना चाहता हूं कि इस ग्रोथ का आउटकम्स क्या होता है। ग्रोथ कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है? ग्रोथ क्या आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? हाँ। नहीं दे रहा है। आप देखिए लेबर ऑब्जॉर्प्शन की स्थिति क्या हो गई है। आप अगर देखेंगे 14, 15, 16, 17, 18 के आंकड़े देखेंगे, जो भारत सरकार के ही आंकड़े हैं, उसमें क्या हो रहा है? हम जॉब लेस से जॉब लॉस ग्रोथ में चले गए हैं। आप 3-4 साल के आंकड़े देख लीजिए, आरबीआई का डेटा है ये, ठीक है। तो इसलिए जो है ग्रोथ फंडामेंटलिज्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ग्रोथ एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, ग्रोथ के चीजें और हो नहीं सकती, लेकिन ग्रोथ की संरचना क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है? सर मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। चुक साहब मैं आपको जवाब देने का मौका दे नहीं पाऊंगा, बिल्कुल समय खत्म हो गया। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जीडीपी पर ऑब्सेशन जो है ग्रोथ का, उससे ज्यादा ये भी देखना होगा कि उसके मायने लोगों के जीवन में किस तरीके से बदल रहे हैं, उनकी जरूरतें, उनकी जिंदगी पे किस तरीके का वो असर, पॉजिटिव असर डाल रहे हैं। क्या पूरी तरीके से इस बात को नकारा जा सकता है अभी कि कोविड के बाद से अभी तक जो मार ग्रामीण इलाकों में पड़ी है, क्या वो उससे पूरी तरह से उबर चुके हैं? और इसी को देखते हुए ये मान लिया जाए कि इतने ज्यादा आवंटन की मनरेगा में आवश्यकता नहीं है। इस सवाल पर चर्चा और भी होती रहेंगी, पर अभी के लिए इतना ही। आप मेरे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, खबरों का सिलसिला जारी है। सवाल इंडिया का में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो एनडीटीवी के हाथ लगी है और इस चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर ने फेस टाइम से एक वीडियो कॉल कराई। वीडियो कॉल समीर महिंद्रू जो हैं वो इसमें केस में अक्यूज हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में कराई गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने महिंद्रू को कहा कि विजय हमारा ही आदमी है और उस पर पूरी तरीके से विश्वास किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से विजय नायर ने साउथ ग्रुप से करीब 100 करोड़ रुपए लिए, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का आरोप है। साथ ही साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह भी कहा कि गोवा के चुनाव में यह पैसा इस्तेमाल हुआ है, कैश इस्तेमाल हुआ गोवा के चुनाव की कैंपेन में। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है उसमें लपेट लिया है। उसमें उनका नाम आगे लगाया गया है। कहा गया है कि उन्होंने ही विजय ने फेस टाइम पर एक वीडियो कॉल कराई जिसमें उन्होंने समीर महिंद्रू को यह बताया, जो इंडो स्पिरिट के मालिक हैं, कि विजय नायर हमारे ही आदमी है और इन पर विश्वास किया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम इस्तेमाल हुआ है, ऐसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का आरोप है। इन्हीं आरोपों के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। उन्होंने ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ईडी की कितनी चार्जशीट? अभी तक 5000 चार्जशीट फाइल की होंगी ईडी ने अपने पूरे इस सरकार के कार्यकाल में। उसमें से कितने लोगों को सजा हुई? ईडी की सारे केस फर्जी हैं। ईडी के केस केवल सरकारें गिराने और सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईडी के केसेस, ईडी जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए थोड़ी केस करती है। ईडी तो केवल एमएलए, इन लोगों की सरकारों को एमएलए खरीदने के लिए, एमएलए तोड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईडी की चार्जशीट एक कोरा फिक्शन है। वहीं आज केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए। लखनऊ जेल से बाहर आने के बाद एनडीटीवी से बात करते हुए कप्पन ने कहा कि पत्रकारिता करना कोई अपराध नहीं है। मैं मनमाने कठोर कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। मुझे बेल के बावजूद जेल में रखा गया। मुझे नहीं पता कि मेरे जेल में रहने से किसको फायदा पहुंच रहा था। 2 साल पहले 2 साल बहुत मुश्किल भरे रहे, लेकिन मैं कभी इससे डरा नहीं।
चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं दिल्ली में किस तरीके से जो शराब घोटाला हुआ है उसको लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा रही है। एनडीटीवी के पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो हाथ लगी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम भी सामने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिखा है और कहा है कि जरूरी है बताना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त था। जो एक मेन अक्यूज इस मामले में बताए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के विजय नायर। इस चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर ने फेस टाइम ऑडियो के इस वीडियो के द्वारा अरविंद केजरीवाल को एक दूसरे जो इसमें आरोपी हैं समीर महिंद्रू इंडो स्पिरिट्स के जो मालिक हैं उनसे उनकी बात कराई और दोनों के बीच में एक वीडियो कॉल कराई फेस टाइम पर। उसके बाद फेस टाइम, अगर दर्शक जो जानते नहीं है बता देते हैं कि जो एप्पल आईफोन होता है, आईफोन में एक फीचर है जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पर लोगों से वीडियो कॉल कर सकते हैं वैसे ही एप्पल पर फेस टाइम के जरिए आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो उसके द्वारा समीर महिंद्रू और अरविंद केजरीवाल के बीच में बातचीत कराई गई। उस बातचीत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट जो है वो कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय हमारा ही लड़का है और उस पर पूरा विश्वास किया जाए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से विजय नायर ने साउथ ग्रुप यानी कि जो कुछ लोगों को बताया गया है, इसमें साथ ही साथ बीआरएस की चीफ जो है यानी कि केसीआर साहब जो है उनकी बेटी कविता को भी इसमें अक्यूज बताया गया है। कहा गया है कि वो साउथ ग्रुप के मेंबर थी। 100 करोड़ रुपए का लिए गए उनसे विजय नायर द्वारा और इस पैसे को, इसमें से बहुत सारे पैसे को कैश के द्वारा गोवा की चुनावी कैंपेन में इस्तेमाल किया गया। ऐसा आरोप जो है वो लग रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो अरविंद केजरीवाल का, जिसमें अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसमें नाम भी लिखा हुआ है। सीधे आपको बताते हैं कि किस तरीके से जब इस पर सवाल पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल ने इसको सिरे से नकार दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या कहा। ईडी की कितनी चार्जशीट, अभी तक 5000 चार्जशीट फाइल की होंगी ईडी ने अपने पूरे इस सरकार के कार्यकाल में, उसमें से कितने लोगों को सजा हुई? ईडी की सारे केस फर्जी हैं। ईडी के केस केवल सरकारें गिराने और सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईडी के केसेस, ईडी जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए थोड़ी केस करती है। ईडी तो केवल एमएलए, इन लोगों की सरकारों को एमएलए खरीदने के लिए, एमएलए तोड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईडी की चार्जशीट एक कोरा फिक्शन है। तो कोरा एक मनगढ़ंत कहानी के तौर पर ईडी की चार्जशीट को नकार रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, जो जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट पेश की और अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसमें मुख्यमंत्री का नाम डालते हुए कहा है कि देखिए किस तरीके से विजय नायर को पूरा समर्थन प्राप्त था। आम आदमी पार्टी से खारिज जरूर कर रही है, पर क्या इससे मुश्किलें बढ़ेंगी विजय नायर की, समीर महिंद्रू की और अरविंद केजरीवाल की भी क्या इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, विजय नायर और समीर महिंद्रू पहले से ही गिरफ्तार हैं और वो फिलहाल जेल में हैं। अब इस मामले को लेकर जो ईडी है उसने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बड़े आरोप लगाए हैं। ये कहा गया है कि विजय नायर के थ्रू जो साउथ का ग्रुप है उससे 100 करोड़ रुपए लिए गए और ये 100 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किए गए। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि समीर महिंद्रू ने वीडियो कॉल के जरिए विजय नायर और अरविंद केजरीवाल की बात कराई और जो साउथ के ग्रुप थे उनसे बात कराई। उसके बाद ये डीलिंग हुई। तो काफी गंभीर एलिगेशन है और उसके बेसिस पर जो ईडी है उसने चार्जशीट दायर की है। हालांकि इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो इस केस में मुख्य आरोपी हैं, ना तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है और ना ही अभी तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। हालांकि उनका नाम जरूर इस चार्जशीट में है और इसके पहले जो चार्जशीट पेश हुई थी उसमें भी उनका नाम था, लेकिन कोई एक्शन अभी ईडी ने उनके खिलाफ नहीं लिया है। लेकिन काफी गंभीर एलिगेशन है और ये कहा गया है कि साउथ का जो लिकर जो लॉबी थी साउथ की, उससे 100 करोड़ रुपए लिए गए और ये 100 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए। और वीडियो कॉल के जरिए खुद अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के थ्रू लोगों से बात की। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं मुकेश की चार्जशीट अब फाइल हो गई, दायर हो गई है, तो आगे की अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होगी? आम आदमी पार्टी इसे कोरी कल्पना के नाम पर बिल्कुल सिरे से नकार रही है।
देखिए, इसमें जो चीजें ईडी ने चार्जशीट में कही हैं, उनको सबूतों के साथ कोर्ट में पेश करना होगा। जैसे जो वीडियो कॉल की बात है, वीडियो कॉल किया गया था, उसके डिटेल पूरे, उसके विद एविडेंस की कब कॉल हुई, कितने बजे हुई, और इस वीडियो कॉल में कौन कौन लोग शामिल थे। इसके अलावा जो 100 करोड़ रुपए की डीलिंग की बात है, जिसका कहा जा रहा है कि जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया, उसका पूरा मनी ट्रेल क्या है, कहां से पैसा गया, कहां आया, ये सारी चीजें कोर्ट में प्रूव करनी होंगी। और उसके बाद ट्रायल के बाद देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे चार्जशीट को कितनी गंभीरता से लेता है, और आगे जो इसमें जो नाम है, जिसमें बड़े नाम है, अरविंद केजरीवाल का नाम है, दिल्ली के डिप्टी सीएम का नाम है, उनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ कहा जाता है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये सब जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर भी अगर देखें तो इस पूरी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट है, इस पर मामला गरमाएगा जरूर। और अब अभी तक सिर्फ जो डेप्यूटी मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके नाम की बात हो रही थी, बार बार ये बात हो रही थी कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। देखिए, चार्जशीट में उनका नाम भी नहीं है, उन्हें एक्यूज नंबर 1 बनाया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल का इसी लहजे में नाम डालते हुए कि उन्होंने विजय नायर के फोन से किसी और से बातचीत की थी, और विजय नायर को अपना व्यक्ति बताते हुए इस बात का भरोसा दिलाया था कि विजय नायर जो है उनके ऊपर पूरा विश्वास किया जाए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरीके का ये कोशिश जो हो रही है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोशिश हो रही है उन्हें बदनाम करने की, इसका क्या राजनीतिक नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कम से कम माहौल जो है राजनीतिक तौर पर जरूर गर्मा गया है। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस पर अपना बचाव कर रही है, और इस पे आगे कैसे कोर्ट के अंदर क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी बात को साबित कर पाएगा। सबूत तो उसके पास इतने हैं कि विजय नायर, समीर महेंद्रू और जो काफी बड़े बड़े लोगों के, राजनीतिक लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, उनको क्या वो गठघरे में खड़ा करके अपनी जो इल्जाम है उन्हें साबित कर पाएगा। अब ये सबसे बड़ी चुनौती इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने होगी। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है, बने रहिए।